नमस्कार, इंडिया 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। वक्त हो गया है खबर धुआंधार का, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी में चुनावी दंगल में आज प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 7वें चरण में वाराणसी समेत 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को मतदान। सातवें चरण के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बनारस में रोहनिया में पीएम की आज रैली। शाह राजनाथ मांगेंगे वोट। जौनपुर में अखिलेश की सभाएं। वाराणसी में राहुल के साथ अखिलेश करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेप के आरोपी यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति का सुराग नहीं। राज्यपाल ने सीएम से पूछा क्यों अब तक नहीं किया बर्खास्त। गिरफ्तारी पर रोक को लेकर गायत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। यूपी में बेखौफ बदमाश। लखनऊ में मुकुल ज्वेलर की दुकान में 50 लाख की लूट। बदमाशों ने ज्वेलर को मारी गोली। डकैती से नाराज सराफा व्यापारी आज दुकानें रखेंगे बंद। कर्णप्रयाग सीट पर फिर गरमाया गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा। बीजेपी और कांग्रेस में शुरू हुई जुबानी जंग। 9 मार्च को डाले जाने हैं वोट। यूपी में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण यानी कि 8 मार्च को होने वाले मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी वाराणसी में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इनमें वो नेता भी शामिल हैं जो नाराज चल रहे थे, जिन्हें इस बार पार्टी से टिकट नहीं मिला। पीएम मोदी सुबह 10 बजे गढ़वा घाट जाएंगे और इसके बाद पूर्व पीएम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के घर भी जाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री रोहनिया में 12 बजे रैली करेंगे। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज 10:30 बजे वाराणसी में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले दोनों ने गठबंधन के बाद लखनऊ में भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पीएम मोदी के रोड शो में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम महिलाएं अपने सांसद और प्रधानमंत्री को देखने के लिए बेताब दिखी। वहीं मोदी को मुस्लिम महिलाओं ने रोड शो के दौरान शॉल भी भेंट की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। काशी में पीएम के रोड शो में मुस्लिम समुदाय के पुरुष पीएम मोदी के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आए। शनिवार के रोड शो में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीएम का स्वागत किया था। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अंबेडकर नगर, जौनपुर और गाजीपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट देने की अपील की है। इस दौरान अमित शाह ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसपी सरकार पर जमकर निशाना किया जाए। इसके साथ ही शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अखिलेश की पुलिस गायत्री प्रजापति को पकड़ने में नाकाम है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के रण के लिए सोनभद्र में अखिलेश ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। सीएम अखिलेश ने मोदी सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने यहां के लिए कुछ भी काम नहीं किया और सरकार बनी तो एसपी आगे और विकास करेगी। सोनभद्र में राहुल ने कहा कि कर्ज माफी का वादा करने के बावजूद कर्ज माफ नहीं किया गया, जो कि गलत है। वहीं अंतिम चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर जिले शामिल हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की शिकायत की है। बीजेपी ने सीएम अखिलेश पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दरअसल भदोही में जनसभा के दौरान अखिलेश ने कहा था कि वोट के पैसे मिले तो लेना, लेकिन एसपी को ही वोट देना।
सीएम अखिलेश को एक लिखी चिट्ठी में राम नाईक ने कहा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। ऐसे में उनके कैबिनेट में उनमें रहना और कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से संविधान, मर्यादा और नैतिक पर सवाल उठते हैं। वहीं नाईक ने ये भी कहा कि आशंका है कि गायत्री प्रजापति विदेश भाग चुके हैं। बलात्कार के आरोपी यूपी के फरार मंत्री गायत्री प्रजापति का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस मामले में गवर्नर ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर गायत्री के कैबिनेट में बने रहने को लेकर सवाल उठाए। गायत्री की तलाश में लगी पुलिस ने सभी हवाई अड्डों को अलर्ट जारी कर दिया है ताकि वो देश छोड़कर बाहर ना भाग पाए। गायत्री प्रजापति पर पासपोर्ट सस्पेंड भी उनका कर दिया गया है। वहीं गायत्री प्रजापति के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के बाद अब रेप केस में एक और पार्टी की तरह बुरी तरह से फंस गए हैं। इस बार अयोध्या सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बजमी सिद्दीकी और उनके 6 साथियों पर एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया और इस मामले में केस दर्ज किया गया है। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो पर उनकी सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठा दिया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री का रैली करना तो ठीक है, लेकिन रोड शो में उनका शिरकत करना वाजिब नहीं है। मुसलमानों को मिले अल्पसंख्यक दर्जे पर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस विषय पर बहस होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में इस पर बहस होनी चाहिए कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन नहीं। वहीं गिरिराज सिंह ने अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिमों की अल्पसंख्यक कहना सही नहीं है। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से साल 2050 तक मुस्लिम की आबादी 73% बढ़ेगी और ईसाई 35% होंगे। केरल के कोझिकोड में आरएसएस के 3 और कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। हमले के बाद बीजेपी ने केरल सरकार पर हमला बोला। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप सीपीएम समर्थकों पर लगाया गया है। कोझिकोड में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर 4 दिन के अंदर हमले की ये दूसरी वारदात है। डकैती की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल ज्वेलर को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। डकैती की वारदात के विरोध में सर्राफा व्यापारियों ने आज बंद का ऐलान किया है। वहीं लखनऊ में ज्वेलर्स की दुकानें आज बंद रहेंगी। ये घटना विशेषरगंज इलाके के खानपुर मोहल्ला गांव की है। पड़ोस की रहने वाली 2 महिलाओं पर युवती को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की 3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अभी वो अपने मायके में रह रही थी। बुलंदशहर में बारात लेकर आए शराबी दूल्हे के 20 लाख रुपए दहेज की मांग करने पर दुल्हन ने शादी से इंकार कर दिया। दुल्हन के परिजनों ने शराबी दूल्हे और उसके कई रिश्तेदारों को पुलिस के हवाले कर दिया। दुल्हन की माने तो उसके परिजनों ने दहेज में 7 लाख रुपए की कार, लाखों के आभूषण और नकदी देने के बावजूद 20 लाख रुपए की मांग उनसे की गई। इस धमकी के बाद से व्यापारी अनिल हांडा और उनका परिवार दहशत में है। पुलिस ने व्यापारी को सुरक्षा मुहैया करा दी है और घर के फोन भी सर्विलेंस पर लगा दिए गए हैं। जांच की बात भी की जा रही है। भारत चीन सीमा पर बनने वाली सड़क को लेकर काम काफी तेजी से जारी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सेना के 17 हेलीकॉप्टर निर्माण स्थल पर सामान पहुंचा रहे हैं। जिला अधिकारी के मुताबिक प्रशासन भी इस काम में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। वहीं चीन सीमा तक भारतीय सरहद को जोड़ने के लिए व्यास घाटी में 65 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है। उच्च हिमालय में 27 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। इसके साथ ही 3 पुल भी अब तक बन चुके हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का दौरा किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा भरिया जनजाति के लोगों से मिले और उनकी संस्कृति, रहन सहन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा पातालकोट से राजा खोहा तक पैदल चलकर गए और वहां रहने वाले जनजाति के लोगों से भी मिले। उन्होंने उनके संरक्षण की अपील की है। बताया जा रहा है कि बैठक इसीलिए हो रही थी क्योंकि वित्त वर्ष में कम से कम एक बार संधि को लेकर बातचीत जरूरी है। भारत की तरफ से सिंधु जल आयुक्त और विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एसबीआई के आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने नेतृत्व वाली एक रिसर्च की टीम के मुताबिक फरवरी में देश में बेरोजगारी 9.5% की थी, जबकि फरवरी 2017 में 4.8% थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए गए, जहां बेरोजगारी दर 17% थी, जो कि गिरकर 3% से नीचे पहुंच गई। वहीं इसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और बिहार में बेरोजगारी कम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कम से नए मौके मिलने की वजह से बेरोजगारी दर में इतनी गिरावट दर्ज की गई और इस दौरान मनरेगा के तहत रोजगार के 14 लाख नए अवसर मिले। प्रोफेसर हॉक ने ट्वीट कर कहा कि भारत की ग्रोथ केवल इसीलिए ठोस लग रही है क्योंकि इनसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को नजरअंदाज किया गया है। भारत सरकार ने पिछले सप्ताह जीडीपी बढ़ोतरी के अनुमति दर की घोषणा करते हुए इसे 7.1% रहने की बात कही थी। वहीं पीएम मोदी ने कहा था कि नोटबंदी के बावजूद भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। सीएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के दौरान जीडीपी बढ़ोतरी दर करीब 7% रही थी। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार अपने 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता जल्द ही बढ़ा सकती है। इस भत्ते में 2 से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी का लाभ इसी साल 1 जनवरी से मान्य होगा। हालांकि लेबर यूनियन इस प्रस्तावित बढ़ोतरी से खुश नहीं। उनका कहना है कि इससे उन्हें महंगाई से लड़ने में मदद नहीं मिलेगी। लेबर यूनियन इस प्रस्तावित बढ़ोतरी से खुश नहीं है। उनका कहना है कि इससे उन्हें महंगाई से लड़ने में मदद नहीं मिलेगी क्योंकि जो महंगाई दर तय हो गई है वो वास्तविकता से दूर है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज एलजी अनिल बैजल की अभिभाषण से शुरू होगा। उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद बैजल का दिल्ली विधानसभा में ये पहला संबोधन होगा। ये बजट सत्र 5 दिन का होगा। उधर महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र भी आज से ही शुरू होना है। सुबह 11 बजे राज्यपाल सी विद्यासागर राव बजट सत्र को संबोधित करेंगे। बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। अप्रैल में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में भ्रष्टाचार और साफ सफाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की संभावना है। राजनीतिक पार्टियां युवा और महिला उम्मीदवारों के सहारे जीत हासिल करने की योजना बना रही है। वहीं निगम चुनाव में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच संघर्ष होता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और स्वराज इंडिया भी मैदान में है। बिहार में बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी दिल्ली में निगम चुनाव लड़ेगी। पार्टी के 4थे स्थापना दिवस के मौके पर इस समारोह को संबोधित करते हुए आरएलएसपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने इसका ऐलान किया कि उनकी पार्टी दिल्ली निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी युवा मोर्चा ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आयकर अधिकारियों ने पिछले हफ्ते सत्येंद्र जैन की 33 करोड़ रुपए की कीमत की बेनामी संपत्ति जब्त की है, इसीलिए उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तय समय में डिग्री की पढ़ाई पूरी न करने वाले छात्रों को विशेष अवसर का प्रावधान हटाने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी के फैसला लेने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कहना है कि छात्रों को समय पर अपनी डिग्री पूरी करनी चाहिए और अगर किसी वजह से ये नहीं होती और बाधित होती है तो छात्रों को कुछ अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है। मुंबई में ओला और उबर समेत तमाम निजी टैक्सी चलाने वालों को अब सरकारी परमिट हासिल करना होगा। सिटी टैक्सी स्कीम 2017 के तहत अब शहर में ऑपरेशन के लिए ओला, उबर और ऐप बेस्ड टैक्सियों को सरकारी टैक्सी परमिट लेना जरूरी कर दिया गया है। मुंबई दादर के शिवाजी पार्क में सेल्फी पॉइंट को बीएमसी कमिश्नर ने बंद करने के आदेश दिए हैं। इस सेल्फी पॉइंट की शुरुआत एमएलसी ने की थी और इसके बाद से ये सेल्फी पॉइंट खासा लोकप्रिय भी होने लगा, लेकिन अब बीएमसी इसे बंद कर रही है।
मुंबई में रविवार को लोकल ट्रेनों में मेगा ब्लॉक की वजह से मुसाफिरों को खासी दिक्कतें पेश आई। इसके साथ ही मेगा ब्लॉक का असर हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन पर भी पड़ा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच हार्बर लाइन की ट्रेनें ठप रहीं, जबकि सेंट्रल लाइन की ट्रेनें देरी से चलती दिखी। जेल टूरिज्म की चाहत रखने वाले आम लोगों को मुंबई से सिटी थाने ले जाने के लिए सैर कराने के लिए जेल प्रशासन ने नायाब तरीका ढूंढ लिया है। जेल प्रशासन ने जेल टूरिज्म योजना के तहत 500 रुपए अदा कर जेल पर्यटन करने के लिए इच्छुक लोगों को जेल घुमाने की योजना तैयार की है। इसमें देश में तेलंगाना की जेल में जेल टूरिज्म योजना लागू है। मुंबई में झुग्गी बस्ती में रहने वाले 35,000 परिवारों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुंबई के स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी SRE ने 35,000 घरों को ऑक्यूपेशन सिक्योरिटी देने का फैसला किया और इसमें 1 लाख लोगों को पानी और लाइट के अधिक भुगतान से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से डॉक्टरों की करतूत की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। ग्वालियर के जयारोग के अस्पताल में जूनियर डॉक्टर ने एक शख्स के साथ मारपीट की। महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस ने एक नर्सिंग होम के पास भारी संख्या में भ्रूण के अवशेष और हड्डियां बरामद की हैं। खेत में खुदाई के दौरान पुलिस को 19 प्लास्टिक बैग में ये भ्रूण मिले। पुलिस ने गैरकानूनी अबॉर्शन की आशंका के बाद नर्सिंग होम को सील कर लिया है। नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर्स फरार हैं। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिक का हरियाणा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप है। साक्षी मलिक के पिता ने कहा कि विवाद पैसों को लेकर नहीं है, बल्कि गांव में स्टेडियम बनवाना था। कोच को 10 लाख रुपए देने थे, 500 गज का मकान देना था और ये सब वादे पूरे नहीं हुए। रोहतक की रहने वाली साक्षी को हरियाणा सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया 24/7।